सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहाल है। वाह वाह वाह। क्योंकि क्या बहाल हुआ सर? सर हमारी क्योंकि जो ट्रांच है वो अप्रूव हो गई है IMF से सर, तो मेरे ख्याल में हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, तो इसीलिए मेरा हाल जो है वो बदहाल से बहाल हो गया। सर वाह। सर आप मुझे बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो लाहौर शहर के अंदर सर मौसमी तब्दीली आई हुई है सर, शाम में ठंडी ठंडी हो रही है और सर दोपहर भी धूप के अलावा ठंडी है। ये IMF की जो आई है सर, एक ब्रीजी किस्म का 1.3 बिलियन डॉलर्स जो आए हैं उससे ब्रीज चली है सर। ये जो मौसम है ना, उसने डॉलर की उसको खुशबू आई है। उसने कहा है कि यार मैं भी पंखा ऑन कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो सर ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अलबत्ता सर 1.3 अरब डॉलर की जो हमारी ट्रांच है ये आ गई है, और क्लाइमेट वाला पैकेज जो है वो तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, वो भी है। और सर हमारी जो बेसिकली ज़र मुबादला जो है टोटल आपका पहुँच गया 8.3 बिलियन डॉलर्स के ऊपर, और सारे इंडिकेटर्स जो हैं सर अब ऊपर हैं, और वो कह रहे हैं टैक्स टू GDP जो रेशियो है वो भी 4 साल की हवाले से बुलंद तरीन अपनी सतह पे है। तो सर सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बड़ी ही अच्छी लग रही हैं, और सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर गवर्नमेंट भी अपने आप को और अपने सिपाही से अपने वुज़रा को और जिन लोगों ने डिलीवर करा के दिया उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और हुकूमत जो है बेसिकली विक्ट्री लैप मोड के अंदर है। तो ये बात तो अपनी जगह ठीक रही। अगर आप आइसोलेट कर लें IMF ट्रांच और जो हमारा इस वक्त जिस IMF पैकेज में हमें, उस हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको विक्ट्री लैप लेना चाहिए कि अगर आपको जब आपका वो मिशन सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन उसको अगर आप आइसोलेशन से निकाल के एक ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जब फिट करते हैं तो फिर ज़रा समझ आना कम हो जाती है कि ये फिर ये तो मतलब बहुत मुल्कों के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का बायस होता है कि जी हमने लोन लेना पड़ा हमें। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये एक चीज़ जो है ये एक रेगुलर चीज़ होगी, बल्कि हम तो अब तो कई साल हो गए हम किसी पैकेज में ही होते हैं। सवाल ये है सर कि हुकूमत जो है उसका जो विजन है या उसका जो बेसिकली आगे किस तरह लेके जाना है आगे मुल्क को, उसके अंदर क्या हमारी इकॉनमी जो है वो इसी तरह रिलायंट रहेगी हमेशा लोन्स के ऊपर? क्योंकि IMF तो एक है, उसके बाद ADB है, वर्ल्ड बैंक है, अभी कमर्शियल बैंकों से भी लोन उठाए हुए हैं। तो क्या हम ये लोन का बुके बायलैटरल्स भी हैं? हाँ जी, तो लोन का ये जो बुके है बना के अपने मैशत जो इसको ठीक करना है, तो इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक इत्तेफाक राय कायम है तमाम इकोनॉमिस्ट की, और कोई इकोनॉमिस्ट ना भी हो जिसको बेसिक मतलब कारोबारी इल्म हो, वो भी समझ सकता है कि ये लोन्स और लोन्स की रीपेमेंट की बेसिस पे आप स्टैंड स्टिल स्टेबिलिटी पे तो रह सकते हैं, लेकिन फिर जो जिस फॉल्ट लाइन पे आप बैठे हैं, मतलब ये एक 1.3 बिलियन की ट्रांच इधर हो जाए या उधर हो जाए तो वो फॉल्ट लाइन जो है फिर मुतासर हो जाती है। यकीनन वो फॉल्ट लाइन भी मुतासर हो जाती है, और दूसरी एक और चीज़ ये है कि यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, वरना तो आप स्टेबल भी नहीं रह सकते। मतलब हर दफ़ा बेसिकली जब आप लोन लेते हैं तो वो जो एक चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो है अगली दफ़ा मज़ीद लोन ले सकने की ताकत। ठीक है, क्योंकि उधार चढ़ता जाता है, वो कभी ना कभी तो आपने उतारना है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी इकोनॉमिस्ट का इस पे एक आर्टिकल भी आया है कि कौमें जो हैं, ममालिक जो हैं, वो एड के ऊपर कभी भी तरक्की नहीं करती। कौमें और ममालिक जो है ना वो तरक्की करते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और रिस्क कैपिटल के ऊपर, ये बात तय है। अच्छा, अब इसमें जो है ना बल्कि एक और चीज़ भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस पे आपने जिस तरह कहा ना कि विक्ट्री लैप लिया हमने इस बात पे कि हमें एड मिली है, इससे भी ज़्यादा हम विक्ट्री लैप लेते हैं लंबा जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। FTA। अच्छा, आपस की बात ये है कि मुल्क उस पे भी तरक्की नहीं करते। मतलब वो जाहिर है, अगेन यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, कि वो पैसा आया है, अब उस पैसे के आने की वजह से आपके लोग ट्रेन हो जाएंगे, आपके लोगों को इनिशियली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद तो इवेंचुअली तो वो पैसा ना सिर्फ जाना है बल्कि उसने मुनाफे के साथ वापस जाना है, तो वो तो आप बड़ा डेट्रीमेंटल भी साबित हो सकता है इन द लॉन्ग रन, अगर आप उसको अगेन यू डोंट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। आप अपने लोगों को उस पैसे से काबिल नहीं बना सकते, और आप जो है उस पैरेलल अपनी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते, तो फिर तो वो बाहर वाला जो है वो जिसने लगाया वो लेके जाता जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम इस नहज पे आए कैसे
कि हम जो है विक्ट्री लैप्स ले रहे हैं इस चीज़ पे कि हमें एड मिल गई। मैं इस वक्त ये इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या मसाइल थे या अशराफिया ने क्या किया या हुक्मरानों ने क्या किया, उसकी बात नहीं कर रहा। बात ये है कि हम जो है इकॉनमी तो हमारी ख़राब हो गई फॉर वॉट एवर रीजन्स, बड़े सालों में वो ख़राब हो गई। अच्छा, मैं और आप जो है वो इसी तरह बैठ के कहते होते थे कि खान साहब की अभी हुकूमत नहीं आई थी, अभी उससे पिछली नून लीग की हुकूमत चल रही थी। एक बहुत ज़्यादा बड़ी कैंपेन थी खान साहब की तरफ से कि ये तो जो है जाते हैं IMF के पास, तो ये तो IMF के पास तो आप चले गए तो आपने मुल्क गिरवी रखवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, हम तब भी कहते थे कि इस तरह की बात मत करें, मतलब आप IMF को विलन मत बनाएं। अच्छा, और उसमें कसूर सिर्फ मेरे ख्याल में खान साहब का भी नहीं है अगेन, और ये कोई अकेली उस हुकूमत का भी नहीं था। हम तो पता नहीं 17-18 प्रोग्राम्स भुगता चुके हैं, बहुत सारे। अच्छा, और हम वो कंप्लीट भी क्यों नहीं करते? जो हुक्मरान होता है वो पैसे लेता है IMF से। अगेन IMF की तो रिक्वायरमेंट इतनी होती है कि यार आप अपना जो है ना बजट इस तरह का बनाओ कि ये पैसे वापस आ जाएं। अच्छा, उसमें हमारे हुक्मरान ही अवाम दुश्मन पॉलिसी बनाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकते, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देते हैं, नुकसान गरीबों को होता है। जब अवाम पूछती है कि ये आप क्यों कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी ये हमने तो नहीं किया, ये तो IMF की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, ऑपोजिशन जोर लगाती है, पहली फुर्सत जब हुकूमत को मिलती है, किसी भी हुकूमत को, जैसे ही थोड़ा सा ब्रीदिंग कवर आता है, पीरियड आता है, तो वो IMF के प्लान से ऑप्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको एलर्जी अटैक है, आपने एंटी हिस्टामिन 2 दिन ली है, 7 दिन का कोर्स करना था, आपने 2 दिन के बाद क्योंकि यू फेल्ट बेटर आपने छोड़ दी, वो 7 दिन का कोर्स पूरा नहीं किया, तो आपको वो होता चला जा रहा है, मामला बार बार रिकर हो रहा है। अच्छा, हम ये करते गए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। इमरान खान की साहब की जब हुकूमत आई, इन्होंने इतना ज्यादा प्रोपोगंडा कर रखा था कि IMF बुरा होता है कि ये पहले 8-10 महीने गए ही नहीं। असद उमर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़ा उसके बाद उन्होंने कहा कि चले जाना चाहिए था। बिल्कुल, और सबसे बुनियादी बात पता है क्या है? वो ये है कि लोग कहते हैं कि जी वो इमरान खान साहब जो है ना वो मानने को तैयार नहीं है कि उनको अच्छी हुकूमत मिली या बुरी हुकूमत, या पिछली अभी तक विक्ट्री लैप लेते हैं ना मियां नवाज शरीफ साहब के, 2017 तक सब कुछ ठीक था, मुझे निकाला तो खराब हो गया। और भाई आपके जाने के फौरन बाद हमें जरूरत थी IMF के पास जाने की, कितने को अच्छी इकॉनमी आप छोड़ के गए थे कि IMF की जरूरत थी। बुनियादी बात यह है कि इन्होंने पहले अगेन IMF को विलन बनाया। हम मुसलसल IMF के पास हैं और IMF को बुरा भला कह रहे हैं। इस लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि हमने कम से कम IMF को बुरा भला कहना बंद कर दिया है। अब हमारे हुक्मरान विक्ट्री लैप ले रहे हैं। देख रहे हैं इंडिया जो है ना, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, इंडियन हुक्मरान जो है ना बड़ा ठट्ठा लगाते हैं, बड़ा टॉन्ट करते हैं हमारे हुक्मरानों को देख के, और वो कहते हैं कि जी हम तो जब IMF के पास गए थे तो पूरा मुल्क, या चले मुल्क को तो छोड़े, हमारे तो हुक्मरान रो रहे थे। मनमोहन सिंह साहब के वीडियो है कि वो आंसू से रो रहे थे। आपके जो हुक्मरान हैं वो IMF के जाने के बाद अप्रूव होने पे खुश होते हैं, तो ये कैसा मुल्क है? अच्छा, बुनियादी बात यही है कि वो, अगर आप थोड़ी सी हमारी तारीख देखें ना, कि हमने पहले उसको इतना विलनस करार दे दिया कि अब हम इसी चीज पे खुश हैं कि कम से कम हुक्मरान अवाम को ये बेवकूफ नहीं अब बना पा रहे कि हमारी गलत पॉलिसियां IMF का नतीजा है, आपकी गलत पॉलिसियां आपके बुरे जो है पॉलिसी का नतीजा है, IMF का इसमें कोई रोल नहीं है। अब इसके बाद मुझे लगता है कि एवोल्यूशन जो मजीद होगी हमारी, वो नेचुरली ये होगी कि अब हमें लोगों को समझ आएगी और हमें दुख होगा कि हम IMF के पास क्यों जा रहे हैं, और हम फोर्स करेंगे हुक्मरानों को कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसमें हमारा उनके बगैर गुजारा हो सके। और जाहिर है वो यही है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग हो, कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट हो, हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बने। सर, असल में बात सारी आ जाके इधर ही है कि वो जो आपका मिडवे पॉइंट है वो हम वहाँ पे हैं या नहीं है? अभी तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत में है कि भाई अभी तो लोन कुछ देर चलेगा। देखें ये 1.3 है, ये पूरा पैकेज आपने एग्जॉस्ट करना है जितने का भी है ये पैकेज, और इसके बाद एक शायद और में भी यकीनन एक और भी। अच्छा, अब उसके बीच में द ओनली प्रॉब्लम है जो मेरे नज़दीक, जो आज का आपने जिक्र ही कर दिया कि ये हुकूमत जो इस वक्त है, इस वक्त तो है ये हुकूमत, अब आगे जाके ये खैर से अगर अपना टेन्योर पूरा करते हैं, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, कोई और आ जाता है, तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर वो जब आएंगे वो इसको कंसिस्टेंटली आगे नहीं लेके जाएंगे। वो तो जैसे आपने कहा, वो पिछले वालों को कहेंगे इन्होंने तो किया ही गलत है, जरूरत ही नहीं थी, हम बताते हैं कैसे करना है। जो 18 में हुआ, अब उसके बाद हेयर वी आर, हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हमें वापस जाना पड़ता है, उनको भी जाना पड़ा।
ये जो मिडवे पॉइंट है वो होना चाहिए कि हम IMF के पास जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनको आपको लगता है कि यार कल को ये पावर में आ सकते हैं, उनके साथ बैठ के, जितनी सर APCs होती है ना, वो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर होती हैं और बड़ी चीज़ ऐसी चीज़ों पर, संजीदा चीज़ों पे होती हैं जिनमें होनी चाहिए APC, और सब कुछ शरीक होना चाहिए उसके अंदर। अब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें जिसका मुद्दा हो कि जी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, कंसिस्टेंसी और इकोनॉमिक पॉलिसी। मैं तब खुश हूँगा, मैं कहूँगा ठीक है जी, सीखें। असल सर तस्लीम करना होता है अपनी गलतियों को, जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं और तमाम जो हैं एक बंद कमरे में बैठ के कहते हैं यार हम तब उठेंगे यहाँ से जब एक पॉलिसी पे इत्तेफाक राय होगी 3 पार्टीज़ की, और दीगर जो आपके वकला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना क्यों ना हो जाए, उनके सामने हल्फन सब कहेंगे जी कि हमारे पार्टी लीडरान जो हैं हम इससे नहीं हटेंगे। कल को फिर PTI आए, पीपल्स पार्टी आए, JUI आए, कोई भी आए, जो जिसकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा या फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उनकी फिर पॉलिसी होगी कि भाई हमने इसको, ये मिडवे पॉइंट है। अब इस मिडवे पॉइंट से आपने दलदल में से निकलने वाला जो पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है मेरे नज़दीक, वो ऑटोमेटिकली आप अचीव कर लेंगे। बीच में बहुत आपको जो सफ़र है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो सफ़र तय किए बगैर तो हम जो फर्स्ट पॉइंट और मिडवे पॉइंट का हम फर्स्ट पॉइंट पे रहेंगे, हम कभी भी इस चीज़ से नहीं निकलेंगे। तो ये जिस शख्स को लग रहा है अभी वो हुकूमत के अंदर है कि जी हम जो है ऐसे ही करते रहेंगे, ये लोन आएगा तो ये ले लेंगे, ये लोन लेंगे, ये बेसिकली ये जो होता है ये आपका विशेष सा साइकिल बन जाता है जिसके अंदर आप फंस चुके हैं। इससे निकलने का एक तरीका है कि जी हर हुकूमत जो है वो आहिस्ता 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 लोन कम करे, और जैसे आपने कहा प्राइवेट सेक्टर और दीगर चीज़ें बेहतर करें, टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, और आप इससे बाहर निकलेंगे तो ये बेहतर है। अगेन मैं बहुत बड़ा एक बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है। मेरा अपना ख्याल है अभी तक ये पॉलिटिकल कैपेसिटी ही नहीं है हमारे किसी सियासतदान के अंदर कि वो एक मेज पे बैठ के किसी इशू पे एग्री कर सके। सर यकीनन सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, और इसमें देखें कि APC का आपने जिक्र किया ना, अब APC एक ऐसी चीज़ बन गई है कि जी वो हमने तो बुलाया था, वो नहीं आए, और जी वो आने को तैयार हैं लेकिन अब हमने नहीं बुलाना। देखें एक WhatsApp का दौर है, ठीक है, एक पेपर ड्राफ्ट करें, उस पेपर को ड्राफ्ट करके आप जो है ना डाल दें क्लाउड के ऊपर, और वो क्लाउड की एक्सेस जो है ना वो पाकिस्तान के हर शहरी के पास हो, और हुकूमत ये कहे, हुकूमत की एक पार्टी ये कहे कि ये हमने ऐसे 12 पॉइंट्स लिखे हैं जिस पे किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमी को लेके हैं, ये इस चीज़ को लेके हैं कि आइंदा हमने IMF के पास जाना है नहीं जाना, बहुत बेसिक किस्म की चीज़ें, और फिर सबको कहें कि अगर इस पे किसी को इख्तलाफ है तो अभी बताए, हम इसको मॉडिफाई करते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे रखते हैं, और सब पार्टियों से जो है ना उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर ही साइन करवा दें, ताकि कल को जब तब्दीली आए ना, कोई मतलब किसी की पॉलिसी में जब कोई उंगली उठाए कि जी आपने इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो कम से कम बेसिक चीज़ों पे तो आपके पास एक ड्राफ्ट साइंड मौजूद हो के देखें ये बात हो चुकी है, हम इससे आगे बढ़ चुके हैं, अब हम बारीकियों में जाएंगे। मोटी मोटी बात तय है, आपके जो पार्टी हेड हैं उन्होंने भी कही थी, आपकी पार्टी में जो फाइनेंस के बंदे हैं उन्होंने भी इस पे एग्री किया था, ये देखें सिग्नेचर मौजूद हैं। तो अब ये APC को ना इस बात से मशरूत नहीं रखना चाहिए कि यार वो फलाना बंदा जेल से निकलेगा तो होगी या फलाना बंदा जेल जाएगा तो होगी। अब बस आप मोटा मोटा एक डॉक्यूमेंट तैयार करें और उस पर सबके साइन करवाएं। बिल्कुल सर, ये कौन सा इस किस्म की चीज़ है APC की जी कोरम पूरा होगा तो मीटिंग शुरू होगी, ये तो है ये चीज़ कि भाई आप सबको पहले से होमवर्क करें ना। सर देखिए असल में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो रहा था ना, तो उसके अंदर जो हमने सामने चीज़ें देखी कि फवाद चौधरी साहब आए, सरप्राइज़ दिया, ये किया वो, असल गुफ्तगू ना बैक एंड पे हो रही थी, असल मुज़ाकरात चल रहे थे। PTI मान बैठी थी कि जी कि ये जो है ना जी ख़तरनाक है मामला, ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये इक्का दुक्का दिन चलने ऐसे ही हुआ। असल में गुफ्तगू तो बल्कि वीडियो भी मौजूद है, मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे और फवाद चौधरी असेंबली के अंदर दोनों बैठ के बात कर रहे थे। ये लोगों को लगता है ना कि ये एक दूसरे के साथ कभी भी एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, ये बिल्कुल बैठते हैं, लेकिन वो बैक डोर बैक चैनल कॉन्वर्सेशन, आप बैक चैनल से मोटी मोटी बातें जो हैं उनको एक लेवल पे लें, या बैक चैनल में यही तय कर लें कि जी आप शरीक होंगे इसके अंदर, यहाँ से तो शुरू करें ना। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ। बाला सर इसको हम देखते हैं, चले ये 1.3 जो है आवाम को मुबारक हो, इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है हम देखेंगे और यकीनन हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे। बिल्कुल सर आगे चलते हैं प्लीज़, हमारे पास और भी से टॉपिक है, और ये सर ज़रा एक अगेन आज थोड़ा ग्लूमी सा हो रहा है, आगे जाके हम कोशिश करेंगे इसको ज़रा बेहतर कर लें। बट सर जो इरसा है आपकी जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जो है
उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी को पेश की और उसके अंदर तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो पानी के हवाले से वो मौजूद थे, केपी के भी कुछ लोग थे और दीगर लोग थे। तो सर वहाँ पे जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं वो बड़े खौफनाक है और ख़तरनाक है। उन्होंने बेसिकली सर कहा है आपका एक 51% जो है पानी जो है वो आपका कम हो चुका है इस वक्त तक, जो आपका सीज़न के अंदर आपको चाहिए होता है। इस वक्त आपका कटाई का सीज़न शुरू हो जाएगा, जब कटाई के बाद आपकी काश्त हो जाएगी, उसके बाद आप सारा कुछ फिर से जो आप लगाएंगे। अब राइस का सीज़न है, चावल का सीज़न है, चावल बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। उन्होंने अभी कह दिया कि अप्रैल के महीने में हम सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर तक की आपको गारंटी देते हैं और उसके बाद मई में बैठ के फिर से सोचेंगे क्या करना है। तो सर मंगला तरबेला आपकी जो डैम्स हैं उनका एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का लो वाटर लेवल चला गया। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके अंदर आप देख लें कि जो बर्फ़ जो पिघलती है जब पानी नीचे आता है, तो इस दफ़ा तो स्नो उस तरह से आई नहीं टिप्स के ऊपर, तो वो भी जब आपको होगी बात। बारिशें उस तरह से नहीं हुई जो सर्दियों में होती हैं। तो सर ये सारी चीज़ों ने कंपाउंड करके अब आपको एक बेसिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, जिसके अंदर पानी की किल्लत जो है वो हम कहते हैं ना सिंध में मसला है या पंजाब में मसला है, अब एक नेशनल मसला बनने को जा रहा है। और इसके ऊपर अगर हमने जल्द कोई ना कोई इक़दाम ना उठाए और तवज्जो ना दी, जो कि आप और मैं तो कर रहे हैं, हम तो तवज्जो दे रहे हैं, बट इसका आउटरीच जो है वो मुझे कहीं और नज़र नहीं आया। सर देखिए बात ये है कि 2019 से मुझे याद है कि आप और मैं बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं और आपके अल्फाज एग्जैक्टली ये थे कि अगर हमने फौरी तौर पे इस पे कुछ ना किया तो यूं हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। सर बिल्कुल सॉरी, कथा कलामी माफ, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। आपका पॉइंट जो है ब्रेक के बाद लेते हैं, यहाँ पे लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि इरसा ने जो इंकशाफ किया है कि पानी की आपकी किल्लत जो है बहुत अनप्रेसिडेंटेड किस्म की पैदा हो गई है, बड़े मसाइल होंगे। आपका पॉइंट सर। जी सर, मैं यही कह रहा था कि मुझे याद है कि 2019 से आप एक ही बात कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है और अगर हमने फौरी तौर पे कुछ ना किया तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये कहना बंद कर दें कि फौरी तौर पे कुछ ना किया तो ये हो जाएगा। वो जो होना था वो हो चुका है, अब हम एक नए फेज में हैं। मुझे जो मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि ये जो आप अभी रिपोर्ट पढ़ के बता रहे हैं जिसके मुताबिक हमारा इस दफ़ा चावल लगना है या नहीं लगना हमें नहीं पता, वो किस जोन में लग सकता है और किस जोन में नहीं लग सकता हमें नहीं पता। गन्ना आपका काश्त करना चाहिए या अब नहीं करना चाहिए किसी भी जोन में, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब सवालात हैं जिनका जवाब ना तो हमें हुकूमत ने दिया है, ना हुकूमत इसके ऊपर कोई बातचीत कर रही है। ये एक बल्कि एक क्या मल्टीपल इदारे हैं हुकूमत के पास, पीटीवी के तर्ज के, जिनके पास ये सहूलत मौजूद है कि अभी अगर प्राइम मिनिस्टर बैठे टीवी के ऊपर तो टेरेस्ट्रियल चैनल है वो, गांव-गांव कस्बे तक उसकी स्क्रीन पहुंचती है। पाकिस्तान की 60% इकोनॉमी एग्रेरियन है। आप फौरी तौर पर किसान से बात करें, आप उस पर मैप्स दिखाएं, मैप्स को अंडरलाइन करें, आप उनको बताएं कि इस वक्त आपका फलाना बिराज चलेगा, फलाना बंद होगा, आपको पिछली दफ़ा से इस साल इतने क्यूसिक फिट कम पानी मिलेगा, इसको आप अगर इतनी एफिशिएंसी से करें तो ऐसे कर सकते हैं और वैसे नहीं कर सकते। ये तो इस वक्त वॉर रूम एक माहौल होना चाहिए। सर देयर इज नथिंग, ये तो आपके अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं जो इस पे बात कर रहा हूँ सर। और ऐसे नहीं है कि ये कोई इस किस्म की चीज़ है कि जी बिजली बंद हो गई, उसकी आदत है, उसकी टेंशन नहीं है हमें। बिजली जो है उसके ऊपर ना हम कर लेते होते हैं, हमें उतनी देर से हो रहा है कि जी जैसे सर आपको पता है हफ्ते में 2 दिन बत्ती जाती है, आजकल तो रमज़ान के महीने में तो नहीं खैर, बट वैसे जनरली बत्ती जो है जी दिन में 6-8 घंटे गई हुई, कोई मसले वाली बात नहीं है, चिल है, कर रहे हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है बट कर जाते। सर पानी तो नहीं बर्दाश्त होता ना। आपके घर में कब आपको लास्ट याद है कि यार पानी नहीं आ रहा? कभी कभार किसी टेक्निकल वजह से हो जाता है कि जी ट्यूबवेल का मसला है, पीछे से नहीं आ रहा, आपका मतलब मोटर नहीं चलाई, हो जाते हैं मसले। लेकिन उस दौरान भी ना वो हर शख्स के जहन में याद है कि यार वो दिन याद है जब पानी नहीं था घर में। क्यों याद है? क्योंकि पानी जो है हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नंबर 1, और सेकेंडली बिजली के बगैर हो जाएगा गुजारा, पानी अगर नहीं होगा ना तो गुजारा नहीं होगा। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही
कि क्या लोगों ने सियासतदान हुकूमत के जो एहलकार हैं वो और अशराफिया जो है उन्होंने अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड साइलोज बनाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े उन्होंने स्टोरेज रखी हुई है पानी की कि जब ये ख़त्म होगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ये क्या सिर्फ गरीब तबके का मसला है, मिडिल क्लास का मसला है, बाकी अवाम का मसला है? ये सब का मसला है। आप एलिटिस्ट ऑफ द एलीट हों या आप पोर ऑफ द पोर हों, पानी आप जो जिस तरह सोर्स करते हैं हर शख्स एक तरह से ही करता है, मतलब यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती। हाँ, आपने बहुत आप ताकतवर हैं, आप बोर कर लें जाके तो आप निकाल लेंगे, लेकिन जब वहां भी पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? हाँ जी, तो बोर तो वो खत्म हो गया ना, बोर वाली कहानी तो खत्म हो रही है। देखें, बुनियादी बात वही है कि अभी आप कुछ अर्से पहले कितने हमने बल्कि साल गुजारे LNG प्रोक्योरमेंट के मसलों में कि जी स्पॉट पे लेना है, कि जी लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स करने हैं, मतलब ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास है। अच्छा, अब अगर आपको ये पता लग गया है कि पाकिस्तान की काश्त मुतासर होने को जा रही है, ठीक है, तो अब आपने क्या पूरी दुनिया में मुआहदे करने शुरू किए हैं? अगेन आप अगर स्पॉट पे जाएंगे कोई सब्जियां लेने, कोई गंदम लेने, कुछ चावल लेने, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। अच्छा, आपका ये जो पानी का मसला है ये अगले साल क्या ठीक हो जाएगा कि अगले साल ज़्यादा ख़राब हो सकता है? आप अभी से अगर लॉन्ग टर्म इंपोर्ट बाइंग की तरफ देखें, किसी के साथ मुआहदे करने शुरू करें, शायद आपको सस्ता पड़े, क्योंकि अगेन इसका आपका इम्पैक्ट जो है वो आपके इम्पोर्ट बिल पे आएगा। सो बुनियादी बात वही है। अच्छा चलें, बात ये है कि पाकिस्तान का जो पर हेक्टर यील्ड है ना, वो बाकी आपके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनमें भी वो तकरीबन 38% है। यानी कि अगर आप मॉडर्न तरीके अपनाएं तो इसी पानी के साथ जितना आपके पास है, आपकी यील्ड तकरीबन जो है वो 50% ऊपर जा सकती है। फिर वही बात है, वो तरीके आपने बताने शुरू किए हैं किसान को। अच्छा, वो तरीके अपनाने के लिए एक तो बताना सिखाना, तो ट्रेनिंग तो एक एस्पेक्ट हो गया ना, वो जाहिर है उसके लिए कोई सामान भी चाहिए होता होगा, कोई उसके लिए और इन्वेस्टमेंट होगी। वो कैसे, वो कोई बैंकों को कह रहे हैं कि आप किसान को, स्मॉल फार्मर को करके दें। अच्छा, आपने बिग फार्मर को भी को बताया कि यार तुमने अब तैयार हो जाओ और तुमने कर्जा कैसे लेना है या तुमने कैसे इन्वेस्ट कर। अगेन इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। आप पानी, मतलब पानी नहाने के लिए या पानी गाड़ी धोने के लिए की बात नहीं कर रहे हैं हम। पीने वाला पानी उन्होंने कहा है, ओके फाइन, अब आ जाएं, गाड़ी नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते, फाइन, छोड़ दें। हम बात कर रहे हैं पानी नहीं लगेगा तो क्रॉप नहीं होगी, क्रॉप नहीं होगी तो खाओगे क्या? फैमिन आ जाएगा। अब अल्लाह ना करे, बट अगेन अगर क्रॉप नहीं लगेगी तो क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे। जो तुम्हारी पिछली खबर है कि जी 1.3 बिलियन आपने लिए, उन्होंने इसलिए तो नहीं दिया ना कि चावल मंगवा लें आप बाहर से। तो सर ये अगेन अगर तो कोई इस पर बात, मैं तो सर बहुत ढूंढने की कोशिश की कि इसके ऊपर एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो कब हुई है। ये भी APC नहीं मांगती, नेशनल मसला है। बट सर अगेन एज मैनी थिंग्स यहाँ पे जिस तरह होता है कि जी जब होगा तो हम जो है उस चीज़ को देख लेंगे। तो जो वो आप कह रहे हैं हो रहा है तो अब उसको हो चुका है तो उसको देखना शुरू कर दें। सर अगेन ओके, जितना हमने यहाँ पे बात की है पानी के ऊपर, मतलब हम तो डरते ही रहते थे इस चीज़ से कि ये चीज़ ना हो, बट अब हमें और उन्हीं का एक इदारा बता रहे, रिसा बता रहे हैं हमें, तो पता चले सर वो अभी नहीं तवज्जो होगी, होपफुली हमारा शो देख के कोई ना कोई हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सर आगे चलते हैं सर। ये सर काफ़ी चीज़ें आपको पता है ऑनलाइन के ऊपर, एक तो बहुत उसकी सहूलियात हैं, बड़े चीज़ें अच्छी हो जाती हैं उसके अंदर से। उसके मसले ये भी है कि बड़ी फेक किस्म की बोगस वेबसाइट जो हैं वो भी चल रही होती हैं। तो सर ऑनलाइन धोखा इस किस्म का चल रहा है कि असले के लाइसेंस जो हैं वो अब बांटे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसके ऊपर हो जाएंगे। ईजी पैसा अकाउंट्स बने हुए हैं, वहाँ पैसे भी लोग जमा कराते हैं। लोग जो हैं बेवकूफ़ बनते हैं इस चीज़ से, ना लाइसेंस मिलता है, पैसे भी जेब से जाते हैं। इस वक्त देखिए लाइसेंस बंद है। आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री हो जाए जो फेडरल लाइसेंसेस देता है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट हो जाए जो सूबाई लेवल पे लाइसेंस देता है, असले के लाइसेंस इस वक्त बंद है। जब अफसर सीन ये कि जब वो खुलते भी है ना, तो वो ये नहीं होता कि खबर लगती है, इश्तिहार लगता है अखबारात के अंदर ये लाइसेंस खुल गए। वो बड़ा एक क्लोज क्वार्टर्स के अंदर बताया जाता है कि जी इतनी लाइसेंस जो है खुले हैं, तो आप किसी को टिप दे देते हैं, वो बंदा फिर अपनी सिफारिश लड़ा लेता है, फिर भी सिफारिश चाहिए आपको। तो ये लोग जो ऑनलाइन बेच रहे हैं सर, इनका कमाल है। जी सर, वो जिस तरह हमने क्लोज क्वार्टर्स की बात की, वो MNA MPS के कोटे में ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि ये प्रोहिबिटेड बोर का भी एक यहाँ पे बड़ा शौक है उसका लाइसेंस लेने का, पता नहीं क्यों। PV, हाँ, अच्छा उसको तो आप बंद ही रखें। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने वैसे जनरली लाइसेंसेस क्यों बंद किए हुए। देखें, बात ये है कि अमेरिका का जो मसला है ना, वो मसला ये नहीं है कि वहाँ पे लाइसेंस आसानी से मिलता है।
वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ पे आपको शायद लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे तो लोग जो हैं वो एक वॉलमार्ट पे जाके गन खरीद के ले आते हैं। प्रॉब्लम ये है, देखिए अगर आप लाइसेंस बाकायदा दे सकते हैं ना, मतलब लाइसेंस का एक बाकायदा टेस्ट होता है, उसमें एक साइकिक एवेलुएशन होती है, अगर वो सारा कुछ करने के बाद आप लाइसेंस देते हैं तो और उसकी एवज सरकार जो है वो टैक्स भी लेती है, तो इसमें मसला क्या है? देखिए इस मुल्क में आपको ये लगता है कि असला प्रोक्योर करना कोई मसला है? इधर बच्चा बच्चा जानता है कि अगर उसने असला लेना है तो वो कहाँ से मिल जाएगा। लाइसेंस्ड असले का फायदा होता है कि वो ट्रेस करना आसान होता है, अनलाइसेंस्ड असला ट्रेस करना मुश्किल होता है। अगेन वो कहते हैं कि जी अब मुल्क के हालात डिफरेंट हैं, यहाँ पे देखें कि कुछ सूबों में बड़े मसाइल चल रहे हैं, तो ऐसे मौके पे असले का लाइसेंस, और जी अगेन आप उनका लाइसेंस, आप उनका असला कभी रोक सकें? सर बातें तो ये होती हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास स्टारलिंक भी है और थुराया का मोबाइल फ़ोन भी है। मतलब ये तो वो दौर है कि मतलब जहाँ पे एक तरफ सोचा जाता है ना कि जी डिजिटल इकॉनमी जो है क्योंकि बड़ी आसानी से ट्रेसेबल होती है, तो यहाँ पे उसको रोकना भी, किसी की सपोर्ट किसी की फंडिंग रोकना बड़ा आसान काम है। सर देखें इसी दुनिया में पैरेलल अब एक क्रिप्टो करेंसी भी चल रही है जो कि अनरेगुलेटेड है, मतलब जिसको अमेरिका भी नहीं कंट्रोल कर सकता। तो इस वक्त किसी की फंडिंग रोकना, सपोर्ट रोकना उस तरह से अगेन बहुत मुश्किल भी है। बुनियादी बात मेरी ये है कि ये करके भी आपको फ़ायदा तो कोई ख़ास नहीं हो रहा, तो खोल दें लाइसेंस, लोगों के साथ फ्रॉड भी ना हो। और बिल्कुल सर, अगेन आपने अपने स्टाफ को कहना है कि यार इसकी असेसमेंट पूरी तरह करो, अगर ये शख्स असला डिजर्व करता है तो फिर असला दे दें उसको। बस सर यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है कि हमने यहाँ पे ट्रैफिक के मामला बड़े डिस्कस किए हैं अभी पिछला एक महीना जो है, हमने काफ़ी उसके अंदर हमने तवज्जो दी है, और ई चलान्स के ऊपर हमने कुछ बातें की थी। गवर्नमेंट ने भी बताया कि जी अब पॉइंट सिस्टम भी होगा, हमारी सिफारिशात पे अमल किया गया है कि भाई पॉइंट सिस्टम 20 पॉइंट होंगे, हर आपकी 12 वायलेशन पे 2 से 6 पॉइंट कटेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा सर ये भी खबरें हैं कि अब आप मोटरवेज़ के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर जो है, मतलब आपकी रिंग रोड्स भी हो गई हैं, मोटरवेज होगी, उस पर 150 से ऊपर आप जा रहे हो तो वो सीधा पर्चा आपका, और गाड़ी भी बंद है, आप भी बंद है, फिर आपकी कानूनी कार्रवाई शुरू होगी, अदालतों में जाए चक्कर काटे। तो बड़ी ख्वारी, लेकिन अच्छी चीज़ है सर, ये 150 से कम ही आपको ज़िंदगी में रहना चाहिए। ये सर हो गया। दूसरा, उन्होंने अब रैंडमाइज चेकिंग जब रोकते हैं किसी को, वो बाइक वाला हो या गाड़ी वाला हो, तो उसके ना आप अपने सिस्टम पर वो चलान भी चेक कर लेते होते हैं। तो सर ऐसी एक शख्स जो थे मुगलपुरा के एरिया में सर पकड़े गए, और उन बाइक का सर जब उनका क्या कहना चाहिए, उनका जायचा जो है सर जब वो खोला तो सर माशाल्लाह 102 चलान उस मोटरसाइकिल थी सर, मोटरसाइकिल पे 102 चलान, और उसकी कुल जो रकम उन्होंने अदा करनी है, बाइक जब्त होगी, वो है 1,80,600 रुपये, और बाइक वापस लेने के लिए वो कह रहे हैं जी 1,80,600 रुपये जो हैं अगर तो आप हमें दे पाएंगे तो आपकी जो मोटरसाइकिल आपको वापस मिल जाएगी। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट तो वो शख्स जो है पैदल है, और वो ये रकम उनको अदा करनी पड़ेगी। तो सर ये है कि आप अपने लाइसेंस कहना चाहते चलान जो है, लोग प्लीज़ अब खुद वेबसाइट खोलें और चेक करें। जी सर बिल्कुल, मेरी खबर के मुताबिक तो उन्होंने चलान पे कर दिया और बाइक अपनी वापस ले ली है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पर अक्सर ये कहते रहे हैं कि जी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, नोटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब उनके पास रिकॉर्ड में हमारा मोबाइल नंबर भी है, हमारा एड्रेस भी है, तो घर पर एक वक्तन फवक्तन एवरी क्वार्टर भेज दिया करें कि जी आपके नाम पे इतने चलान है, वो पे कर दें, ताकि इतना बड़ा सरप्राइज ना मिले। अच्छा, वो मैं भी उस आपके मशवरे से अग्री करता हूँ सिर्फ एक चीज़ की वजह से। वैसे तो मेरा ख्याल है जितनी पेनल्टी डाल सकती है सरकार डाल दे, लेकिन आपके मशवरे से मैं इसलिए अग्री करता हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर चालानों की जो मालियत है वो व्हीकल से भी ऊपर चला जाए तो फिर हो सकता है कोई कहे कि यार फिर आप रख लें मेरी व्हीकल, मैं नहीं देता। यहाँ पर देखिए ना, बुनियादी बात यह है कि मुझे तो लगता है कि जितने उनके चलान हैं और जितनी उन्होंने रकम पे करके अपनी बाइक वापस ली है, ये कोई रेसर भाई होंगे जिन्होंने अपनी कोई बड़ी मॉडिफाई की होगी बाइक, जिनको पसंद होगी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी उससे, इमोशनल अटैचमेंट होगी, तो उन्होंने कहा कि यार 180 दे के मैं वापस वरना देखिए 1,80,000 में नया बाइक आ जाता है। सो बुनियादी बात यही है
कि नोटिफिकेशन किसी तरह पहुंचाना चाहिए, वक्तन फवक्तन आगाह कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब अगेन 1,80,000 बहुत रकम होती है, कोई भी फैसला कर सकता है कि मैंने नहीं देनी। सर देखिए, इसमें देखिए जो घर पे आ रहे थे एक वक्त पे चलान आने शुरू में चीज़ हुई थी, वो तो उन्होंने दस्ती बंद कराया, क्योंकि उससे हो ये रहा था कि घर वालों को पता चल गया था कि आपकी वेयर अबाउट्स क्या थी, एग्जैक्ट टाइम क्या था, आप कहाँ थे, आप उस वक्त आपने मुझे क्या बताया कहाँ थे, और सेकेंडरी सर उसके अंदर तस्वीर भी होती थी। तो उसमें अगर आपके साथ कोई है तो एक और बड़ा मसला ये एक सर ये टेक्निकल चीज़ें हैं सर, इनको ना ज़रा मद्देनजर रखना चाहिए था इनको। अब उन्होंने वो बंद कर दिया। अब आप अपनी गाड़ी का चेसी नंबर वगैरह डालें और आपको आई थिंक कोड आता है, उसके बाद उसकी बेसिस पे आप चलान निकलवा सकते हैं अपने, और वो चलान आप भी निकलवा सकते हैं, कोई और भी शायद निकलवा सकते हैं, उसको ऐसी क्लोज नहीं है उसका सिस्टम। तो तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस खुद भी की है कि अब जो रिसेंटली विद इन 1 ईयर गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं, उनको व्हाट्सएप आ जाते हैं। अगर उनके 10 से ऊपर चलाना हो तो उनको व्हाट्सएप आता है कि आपके फलाना इतने चलाने, उनको पे करें एट योर अर्लीस्ट। मसला सर सारा आ जाके ये है कि कुछ चलान इस किस्म के होते हैं जिसमें जो उनका कैमरा देख रहा है और ऑटोमेटिकली निकाली जा रहा है चलान, वो चीज़ें अनअवॉइडेबल हो जाती हैं कई दफ़ा। मतलब अब आप लेन चेंज कर रहे हैं या लेन पे नहीं है या कहीं से आ रहे हैं, लेफ़्ट हो रहे हैं, ये देखिए महज़ब माशरों में ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, जहाँ पे हर शख्स जो है उसने एक प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल ड्राइविंग एग्ज़ाम देने के बाद अपना लाइसेंस हासिल किए। ये मैं US, अमेरिका और बरतानिया की नहीं बात कर रहा, ये UAE में डे 1 से है, ये और जगहों पे भी है। उधर अगर आप ये करें ना जी कि आपका टायर लेन से इस तरफ था तो आपको भी चलान होएगा, बिल्कुल ठीक है, उसको आदत भी है। यहाँ तो कोई निज़ाम ही नहीं आज तक बना। यहाँ पे मेरे ख्याल में 90% लाइसेंसेज इस तरह से बने, ना कोई टेस्ट है ना कुछ है, तो फिर ये तो होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कोई आपको साइड करा गया जिसकी वजह से आपने पक्की लाइन क्रॉस कर ली, मसला है। अच्छा, आप बिल्कुल टाइमली निकले थे इशारे से, लेकिन आपके आगे वाला स्लो हो गया जिसकी वजह से आपने क्रॉस नहीं किया था तो बत्ती लाल हो गई, आपको चलान आ गया, ये एक मसला है। इस तरह के बहुत सारे मसले हैं, और इसीलिए मेरी एक ख्वाहिश है, और वो ये है कि जिस तरह ओवर स्पीडिंग पे आपको कैमरे पकड़ लेते हैं, आप इशारा काटते हो कैमरे पकड़ लेते हैं, तो इसी तरह कोई ऐसे भी मुतारिफ करवाई जानी चाहिए क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी, कि अगर आगे वाला बहुत स्लो है, स्पीड लेन में वो बहुत स्लो है, ओवरटेकिंग लेन में बहुत स्लो है, तो उसको भी चलान जाए। क्योंकि अभी रमज़ान तो देखें बड़ा बाबरकत महीना होता है, ये तो अच्छा गुजर जाता है, लेकिन कल परसों रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ईद वैसे ही फेस्टिव, और फिर उसके बाद रेगुलर महीने। तो इसमें तो सर ये जो लोग टेक्सटिंग नहीं कर रहे होते कि जानू तुमने आज क्या खाया, वो जो है वो 10 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, तो उनका क्या करना है? वो कितना बड़ा एक अजाब है सर, एक अजाब है, एक हैजर्ड है। एक तो सर उनको कहना ये चाहिए कि ये बातें जो है घर पे बैठ के या किसी आप स्टेशनरी जगह पे हो, गाड़ी साइड पे लगा लें, और जितनी आपने गुफ्तगू करनी है आप जिससे भी कर रहे हैं आप कर लें, गाड़ी चलाते हुए ना करें प्लीज़, क्योंकि ये पिछलों को तकलीफ होती है। दूसरा सर, मैं अब चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले एक कैंपेन करें इश्तिहारों की, जिसमें तमाम तर जो आपके अवाम है उनको आगाह किया जाए कि जी हरी बत्ती, लाल बत्ती और पीली बत्ती का मतलब क्या है। यहाँ पे असल में सर हमें पता ही नहीं किया है। यहाँ पे 2 किस्म के सिनेरियोज होते हैं। लाल पे तो रुक जाते हैं लोग, जैसे ही वो पीली होती है तो लोग निकाल जाते हैं। अब वो ग्रीन के बाद भी, जब आपकी ग्रीन लाइट ख़त्म होने लगी है, तब भी कुछ लोग निकल जाते हैं। और अगर आपकी ग्रीन आपको पता चल रहा है ख़त्म होने वाली है और आप रुक गए, तो पीछे वाला आपको हॉर्न देता है कि यार तुम क्यों नहीं निकले, और बड़े नाराज़ होते हैं आपसे। ये कोई सिर्फ मजाक चल रहा है यहाँ पे। वहाँ से ट्रैफिक एकदम से आती है क्योंकि लोग इशारे के अंदर फ़ौरन निकालते हैं गाड़ी, और बड़े एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन जो पीछे वाले भाईजान हैं वो बड़े नाराज़ होते हैं, यार कि मैं होता तुम्हारी जगह ना, तो मैं तो हरी लाइट पे बंद भी हो रही हूँ, मैं तो लाल पे भी निकाल लेता होता हूँ। देखिए सर, वो आपने शुरू में बता दिया था, अमेरिका हो या दुबई, बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है, और बड़े बड़े तुर्रम खान पहली दफ़ा में लाइसेंस नहीं ले पाते। किसी के 7 फेलियर होते हैं, किसी के 8 फेलियर होते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप असर रसूख रखते हैं तो फिर तो आपको घर से ही नहीं निकलना पड़ता, लाइसेंस आ जाता है। अच्छा, कम असर रसूख रखते हैं तो आपका ड्राइविंग का टेस्ट ले लिया जाता है। थ्योरेटिकल तो सर मेरे ख्याल में गिने चुने लोग हैं जिन्होंने दिया हुआ टेस्ट, यहाँ तक कि अब तो शायद वो ऑनलाइन इन्होंने कोई कहीं पे रख दिया हो कोर्स। पहले जब आप लर्नर्स बनवाते थे तो आपको एक किताबचा मिलता था जिसमें सारे साइंस होते थे, और वो होता था कि आपका थ्योरेटिकल टेस्ट है वो इसमें से आएगा। अब तो आपको कोई वो किताबचा नहीं मिलता, जाहिर है किसी वो वेबसाइट पे वो रखा होगा। बुनियादी बात ये है कि मैं तो किसी को नहीं जानता जिसने थ्योरी का यहाँ पे टेस्ट दिया हो। सर थ्योरी का टेस्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि देखिए उस किताबचे में लिखा होगा जी कि स्टॉप्स के ऊपर क्या करना है, आपने टर्न सिग्नल्स कैसे करने हैं, आपने 10 and 2 कैसे करना है, आपने 1000 चीज़ें होंगी।
वो यहाँ हुकूमत ही नहीं अपने जो उनके जो चीज़ें उन्होंने पूरी करनी है वो हुकूमत नहीं करती, तो उस किताब के अंदर क्या करें। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं सर, जब उनका मूड करता है, जिस सेकंड उनका मूड करता है, वो एक अंडरपास के आगे खड़े होकर उसको बंद कर देंगे। पावे लोग जो हैं पीछे एक एक घंटा ख्वार होते रहे, क्यों जी रूट लगा हुआ है। अच्छा, उस किताबचे में लिखा हुआ था रूट के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, रूट में आपने क्या करना है, क्योंकि रूट में तो सर क्या लोग करते हैं, लोग खाई में डालते हैं अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी, जिसका गाड़ी पहुंच सकती है, और वहाँ सर्विस लेन में निकाल लेते हैं। ये किताबचे में आपने लिखा था, नहीं बताया मुझे तो नहीं सर, किसी ने बताया था कि यार जब तुम बड़े हो गए तो रूट लगेंगे यहाँ पे शहर के अंदर और तुम्हें अपना वक्त ज़ाया करना पड़ेगा। रूट तो देखें, अगर लगना है किसी हाई प्रोफाइल बंदे ने फिरना है, तो एक तो आप इतने हाई प्रोफाइल ना हो कि आप अर्बन इसमें रहें, और अगर आप हाई प्रोफाइल हैं फिर आप ना सुबह सुबह अपनी रूटिंग कर लें कि मतलब आप 8 बजे दफ्तर पहुंचे, या बल्कि सर स्कूल होंगे ना 8 बजे, आप 7 बजे दफ्तर पहुंचे, और उसके बाद आप दफ्तर रहें और एक ही दफ़ा वहाँ से निकल के जाएँ। बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज़ पता है कि ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना किताबचे में, हर किस्म के साइन बोर्ड का वो आप सबसे स्टिक रख के पूछते हैं टेस्ट के दौरान। अच्छा, वो ऐसे ऐसे साइन बोर्ड्स हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अर्बन सिटी का रहने वाला हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है कैंपिंग और इधर उधर कहीं जाने का। लेकिन अब जो ऐसे लोग हैं जिनको शौक है कि जी खुशदार पास जाना है या फलानी जगह जाना है, ओ भाई आप तो कम से कम वो किताबचा देख लो ना। आपने ड्राइव करनी है, चाहे बाइक चाहे गाड़ी चाहे कुछ भी, आपको तो उस चीज का मतलब आना चाहिए ना, क्योंकि उस तरह के साइन बोर्ड उस रास्ते पे तो आ सकते हैं और वो तो रास्ता भी खतरनाक है। बिल्कुल सर, ये अगेन ये सारा कुछ जो है सर हम पता है कर रहे हैं सर, वी आर मेकिंग इट एज वी गो लॉन्ग। हम उसके साथ बस कर एड हॉक चल रहा है, सिस्टम तो चले इसके अंदर भी चल रहा है, ऐड कर लें उस चीज़ के अंदर। सर वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।